मैं भिक्खू रामजी इदाते, दादा इदाते नाम से परिचित, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के सानिध्य में, वैसा मैं शुरू में नहीं आया था। मैंने पहला उनको देखा था 1964 में संघ शिक्षा वर्ग में प्रथम वर्ष में मैं आया था। उस समय उनका मैंने बौद्धिक वर्ग सुना था। वहाँ से लेकर आगे चलकर हर बरस दो तीन उनके भाषण बौद्धिक वर्ग ऐसा सुनते आ रहा। तो मेरे मन पर एक बहुत बड़ा असर उनके सब विचार का था। और थोड़ा शुरू में वाचन का एक छंद होने के कारण उसके साहित्य के बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया। जब समरसता मंच की शुरुआत हो गई महाराष्ट्र में, वो हुई 1983 में। उस समय 14 अप्रैल को वर्ष प्रतिपदा थी। 14 अप्रैल पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन और वर्ष प्रतिपदा पूजनीय डॉक्टर एडगेवार जी का जन्मदिन। दो महापुरुष के जन्मदिन एक साथ जब आ गए, वो ध्यान में लेकर माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने पुणे में एक कुछ कार्यकर्ताओं के सामने ये संकल्पना रखी। वो किताब के रूप में प्रकाशित भी हुई है। समता समरसता, इसके बारे में जो है, समते शिवाय समरसते शिवाय समता अशक्य, इस नाम का वो मराठी किताब उस नाम बाद में आ गया। वो संकल्पना उन्होंने जब रखी तब मैं संघ का विभाग कार्यवाह था, रत्नागिरी विभाग कार्यवाह था। और उसके बारे में चर्चा होने लगी तो इसका कुछ महाराष्ट्र में करना चाहिए, ऐसा भी हो गया। चर्चा में बार बार हमारा संपर्क आता था। बौद्धिक वर्ग में तो बहुत तल्लीनता से मैं उनका सोचता था और कुछ भी वो लिखते थे बड़े ध्यान से मैं पढ़ता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ में जो एक वैचारिक विकास जिसको कहते हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता का हुआ है, उसमें जो अनेक महानुभाव है, उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जब मैंने एक कार्यक्रम में 85 में मैं संघ शिक्षा वर्ग का कार्यवाह था पुणे में। और उस समय जो चर्चा होने लगी, उस चर्चा में वहाँ के शिवराय तेलंग नाम के हमारे एक बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत मेधावी प्रभावशाली ऐसे थे। अभी वो नहीं है। तो कोई इंटेलेक्चुअल बात आती है तो उनके साथ चर्चा करने में आनंद आता था। तो मैंने उनको पूछा, ये समरसता है क्या? ये समरसता का बार बार आ रहा है, वो क्या है? तो मैंने कुछ उनको प्रश्न पूछे, उन्होंने कुछ उत्तर दिया। बाद में जैसे मेरे प्रश्न बढ़ते गए तो उन्होंने मुझे ठहराया, ये देखो, मुझे जितना मालूम है मैंने आपको बताया। अभी आपको कुछ पूछना है तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ मैं आपकी मुलाकात करके देता हूँ और आप उनको पूछो जो कुछ पूछना है। यहाँ से शुरुआत हो गई। अच्छा। और जब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी आ गए, चर्चा उनके साथ हो गई, बहुत विषय उसमें आ गए, छोटे बड़े। आगे तो उनके साथ रिलेशन ही रह गया। और 85 से ये सब काम समरसता का मेरे ऊपर वो आ गया। मैं उस समय प्रांत सहकार्यवाह था। अच्छा। महाराष्ट्र का। तो ये मुझे काम करना है, ऐसा संघ की हमकी रचना में सुझाव आ गया और मैं काम करने लगा। तो अभी इसके बारे में जो कुछ चिंतन है वो माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का है। हमें जो कुछ करना है कि उस मार्गदर्शन में करना है। तो इस लाइन से उनका जो हर एक किताब आता था, संकेत रेखा आ गए और कुछ आ गए, उसमें इस बारे में कुछ मिलता है क्या, यह हम ढूंढ रहे थे। एक बार जब चर्चा करते समय बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आ गया तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ जब शाम होटल में मैं उनके साथ था, वो जो विषय सब आगे आया है वो उन्होंने बताया। तो मैंने उनको कहा कि हमारे दापोली में डॉक्टर अम्बेडकर आए थे, वो उनका तहसील था।
अभी वो मंडनगढ़ तहसील है। उस समय मंडनगढ़ दापोली तहसील का एक भाग था, उसको पेटा कहते थे। तो दापोली में बाबा साहब आए थे, बहुत बार आते थे जमीन के मामले में वगैरह। और मैंने ऐसा सुना है कि वो संघ की शाखा पर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया, ये देखो ऐसा बोलना नहीं। कौन था उस समय? बाबा साहब अम्बेडकर आए थे शाखा पर। ये किसने बताया आपको? कौन था वहाँ पर? तो मैंने कहा जो मुख्य शिक्षक था उस समय, उसी ने मुझे बताया। तो उनके लिख कर लाओ। तो मैं उनके पास गया, उनको सब बात बताई। और मैंने ऐसा कहा कि जो कुछ हुआ, कैसे आ गए, कौन आएंगे, आपको कुछ ध्यान में आता है क्या? ये सब आप लिखकर माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को एक खत लिखो और उसमें सब लिखो। तो उन्होंने दत्तोपंत जी को वो लिखा। उसका संदर्भ बाद में दत्तोपंत जी ने किताब में भी दिया है कि बाबा साहेब संघ की शाखा पर जो आए थे, तो उसका एक एविडेंस वो था। अभी वो भी अभी गुजर गए जो कार्यकर्ता थे दापोली के। हम संघ के बारे में उनको भीष्म पितामह दापोली के कहते, इतने बड़े बुजुर्ग थे, भाऊराव दांडेकर करके। तो अभी तो वो नहीं है, पर लेकिन पहला रिकॉर्ड जो हमें मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर संघ की शाखा पर आए थे, वो मिला वो। और वो मैंने उनको भेज दिया। उन्होंने उसका मुझे जब मिलने तब बताया, ये देखो ऐसा ही करना चाहिए। हम कोई बात बताते हैं ना, इसका कोई प्रूफ चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसा बोलने से लोग नहीं मानेंगे। तो ये मेरे मन में बहुत हिम्मत से बैठा कि ऐसा करना चाहिए। कोई भी अपना विचार है तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा करते समय जब जब संघ का कोई कार्यक्रम आ गया, बाद में हमने फुले अम्बेडकर संदेश यात्रा निकाली महाराष्ट्र में। अच्छा। महाराष्ट्र में जो माहौल था, तमिलनाडु महाराष्ट्र का माहौल बहुत ही विषाक्त था। महाराष्ट्र में तो संघ ये शब्द भी उच्चार करना सामाजिक जीवन के कार्यकर्ताओं को बुरा लगता था, गालियाँ देते थे। समाजवादी और कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता था और बाकी सब लोग तो इसके बारे में बोलते रहते थे। तो महाराष्ट्र में क्या करें, हमने कुछ करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा हमारे सामने आ गया कि महात्मा फुले की स्मृति शताब्दी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी एक जब एक साथ आ गई, तब हमने एक इसके बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। तब दत्तोपंत जी के साथ हम बैठे और दत्तोपंत जी के साथ बैठते समय उनको हमने बताया कि ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बड़ी बात है, आप करो, आप ये करो। तो कैसा करना, उसका सब डिटेल्स हमने उनके सामने रखा कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने बहुत एक बहुमोल हमें संदेश भी दिया कि ये देखो कि ये जो आप बता रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव कार्यक्रम है। हम महात्मा फुले की जो कुआं थी जिन्होंने सबके लिए की थे, खुली की थी, वहाँ से वो निकाली फुले अम्बेडकर संदेश यात्रा और दीक्षा भूमि पर समाप्त कर दिया। और वो आते समय हर एक जिले में महाराष्ट्र के प्रवास किया, पूरे महाराष्ट्र के, और 47 दिन तक वो चली। 7,000 किलोमीटर का प्रवास इसके लिए हुआ और हर जगह उसके लिए सामाजिक समरसता पर और संघ का समरसता के बारे में, सामाजिक विषय के बारे में क्या आशय है, हिंदुत्व का संघ का आशय क्या है, ये हमने दत्तोपंत जी के मार्गदर्शन में ही तय किया था। और बाद में पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही प्रभावशाली ऐसे फुले अम्बेडकर संदेश यात्रा निकाले हमने। और उस समय करीबन 120 जाहिर सभाएं हमने ली और उसमें महाराष्ट्र के जाने माने बहुत से लोग जो संघ से भी जुड़े नहीं थे, ऐसे लोग भी सामाजिक जीवन में भी काम करते थे, उनको भी व्यासपीठ पर लाकर एक सामाजिक विषय का एक बहुत बड़ा विषय हमने किया। और वो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को बहुत अच्छा लगा जब उनका सब इकट्ठा हो गया, उसका किताब निकला, वो जानकारी सब आ गई, उसका परिणाम महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हुआ। आगे चलकर धीरे धीरे महाराष्ट्र से संघ के बारे में सामाजिक क्षेत्र में
जो कम्युनिस्ट समाजवादी वगैरह जो जो कुछ बोलते थे वो सब बंद हो गया आगे चलकर। और इसका एक कारण है कि माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक सुयोग्य मार्गदर्शन सामाजिक परिवर्तन के बारे में। और समरसता का जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया तो समरसता के बारे में भी बहुत माहौल खड़ा किया अनेक लोगों ने। अरे समरसता यानी स्लो पॉइजनिंग है, वो आपको कुछ न कुछ बनाएंगे। तो समता है ना, समरसता किसके लिए चाहिए? जो समता है तो समरसता की आवश्यकता क्या है? ये समरसता और कुछ नहीं है, वह आरएसएस वालों का एक कोई है और वो स्लो पॉइजनिंग है समाज में। इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार बहुत जोर शोर से किया गया था पूरे महाराष्ट्र में। तो हमारे सामने दो बातें थी, एक तो समरसता ठीक ढंग से एस्टेब्लिश करना और दूसरा समरसता ये क्यों आवश्यक है ये एक बात सामने लाना। ये जो दोनों बातें हैं उसमें वह हमने कर दिया। इसके लिए समरसता पुरस्कार शुरू करे हमने, संत गाडगे महाराज के नाम से समरसता पुरस्कार, समरसता साहित्य सम्मेलन शुरू कर दिए। और इस समरसता साहित्य सम्मेलन में ये विषय निष्ठ समरसता साहित्य सम्मेलन मैं जब था तब 18 तो महीने ही की थी मैं उसके साथ, अभी तो उसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन वो चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और महाराष्ट्र के अनेक लोग जो हमारे विरोधी थे वो इस सम्मेलन के कारण भी हमारे साथ आ गए और उनका नहीं ठीक बताते। एक कार्यक्रम में एक जो अध्यक्ष जिसको हमने बुलाया था तो एक मैडम थी और जाने माने समाजवादी थी। तो उन्होंने एक जाहिर भाषण में कहा हुआ कि मैं जब यहाँ आने लगी तो मुझे बहुत लोगों ने टोका, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे वो आरएसएस वाले हैं, वो ऐसा है वैसा है, कहाँ जाते हो आप, ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा मुझे उन्होंने बुलाया, विषय मुझे दे दिया, विषय के बारे में उन्होंने मुझे 100% हमें स्वतंत्रता दी, आपको जो कहना है कहो। ये उन्होंने नहीं बताया कि हमारे ये कहना है ऐसे आप बताओ, एक शब्द भी नहीं किया उन्होंने। मुझे तो इतना स्वातंत्र है और उस व्यासपीठ पर जाकर मैं बता सकती हूँ तो मेरा भी अनुभव कुछ तो होगा ना, मैं भी देखूंगा ना उसमें। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में हुआ। अभी ये ध्यान में आता है, ये हुआ तो दिखता है लेकिन उसका ओरिजिन है माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। कभी कभी गंगोत्री समझ में नहीं आती, गंगा सागर तो समझ में आता है, गंगा तो समुद्र समझ में आते हैं, गंगोत्री ध्यान में नहीं रहती। तो ये गंगोत्री है। तो दो इसका एक उल्लेख ऐसा है कि समरसता यह विषय आधुनिक हमारे देश में, महाराष्ट्र में, हमारे देश में जो लाया वो दो महापुरुष हैं। एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद जो लिखा, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो उन्होंने लिखा, उसमें एक समरसता पर चैप्टर है, 5 चैप्टर। उस एकात्म मानववाद पर भी इंटरप्रिटेशन माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया है, तो वो भी उसमें आ गया। तो ये सब जब ध्यान में आते हैं तो समरसता पहला उल्लेख किया दीनदयाल ने आधुनिक कालखंड में, पहला उन्होंने किया है। दूसरा उसका केवल उल्लेख नहीं तो एस्टैब्लिश करने का प्रयास आप माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया है। ये इसका एक लॉजिक है। संघर्ष शुरू होने से आज तक का जब आप प्रवास देखें तब माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की महत्ता ध्यान में आ जाएगी। अब देखो कि जब संघर्ष शुरू हुआ 1925 में, उसके पहले हिंदुत्व की एक व्याख्या स्वतंत्र सावरकर ने की और उस समय प्रामाण्य बुद्धिर्वेदेषु साधनानाम अनेकता, यानी बुद्धि प्रामाण्य और वेद प्रामाण्य मानने वाला वो हिंदू है, ये व्याख्या प्रस्तावित थी। तो अभी जो वेद नहीं मानते वो हिंदू है या नहीं है, एक नया प्रश्न आया था। स्वातंत्र का कालखंड स्वातंत्र युद्ध का था, इसलिए पूरे जोर से, लेकिन लोगों के मन में था। तो स्वातंत्र सावरकर ने उसमें से मार्का निकाला। 1923 में उन्होंने हिंदुत्व ग्रंथ लिखा, आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवय हिंदू रीति स्मृता, जिसकी मातृभूमि और पुण्यभूमि यही है वही हिंदू है।
तो इस देश में निर्माण होने वाले सब विषय उसमें आ गए, वो सब हिंदुत्व के परिधि में आ गए। इसका एलेबोरेशन जो हम बोलते हैं वो हम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के सब उनके वाङ्मय में हम देखते हैं। अभी वही इंटरप्रिटेशन है, वो केवल दत्तोपंत ठेंगड़ी तो हमें दिया, लेकिन देखो कि जो उन्होंने किया वो 1950 में डॉक्टर आम्बेडकर जी ने हिंदू कोड में रखते समय जो एक स्पीच दिया, उसमें एक ने प्रश्न पूछा सिख बंधु ने, शेर सिंह नाम के, कि इस हिंदू कोड में सिखों को मत रखो, हम हिंदू नहीं है, हमको मत रखो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको उत्तर दिया था कि इस देश में मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी और पारसी 4 समूह छोड़कर इस देश में जो कुछ है, जैन, बौद्ध, लिंगायत, वैष्णव, शैव, जो कुछ है वो सब उन सबको हिंदू कोड में लगेगा। जिनको ऐसा लगता है हमें नहीं लगेगा तो वो उनका सिद्ध करें, कोर्ट में जाकर सिद्ध करें, कहाँ भी जाकर। तो स्वतंत्र सावरकर ने जो व्याख्या की और अंबेडकर ने जो इंटरप्रिटेशन किया उसका अर्थ एक ही होता है आधुनिक कालखंड में। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर आधुनिक कालखंड में समाजव्यापी करने का प्रयास दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया। उन्होंने कहा कि समग्र हिंदू समाज का संगठन, ये डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना था। हिंदू समाज के अंतर्गत जो अन्यायग्रस्त है, वंचित है, पीड़ित है, दलित है, शोषित है, उनके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने काम किया है। ये दोनों ही हिंदू समाज का ही काम कर रहे हैं। अभी एक समय ऐसा आया है, 2 महापुरुष ने जो काम किया वो एक साथ लेके आगे हमें जाना है, उसका नाम समरसता उन्होंने दी। और समरसता एक मन की भावना रहती है। पूजनीय गुरु जी का एक वाक्य है कि अस्पृश्यता क्या है, तो अस्पृश्यता सवर्णों के संकुचित भाव का नाम है, सवर्ण के मन के संकुचित भाव का नाम है। अस्पृश्यता और कुछ नहीं है, ये संकुचित भाव है। अभी ये जो पूजनीय गुरु जी ने बोला है, तो समरसता इस आधार पर, इस बेस पर पूरे महाराष्ट्र में और आगे चलकर देश में, 25 बरस तो मैं महाराष्ट्र में उसका कार्याध्यक्ष, 18 बरस तो कार्याध्यक्ष था, मोहनराव गवंडे हमारे अध्यक्ष थे, बाद में 7 बरस में उसका अध्यक्ष भी था। तो ये जो सब चल रहा था, अब इसके बाद जब अखिल भारतीय समरसता का विषय आ गया तो मैं इसका प्रमुख बन गया, 8-10 बरस उसका भी था। तो पहले से सामान्यतः 30 बरस इस विषय के साथ में जुड़ा हुआ हो, और हर जगह जब मैं अब वैचारिक दृष्टि से देखता हूँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का योगदान, तो मुझे ध्यान में ऐसा आता है कि हमारे देश में जो जो विषय सामने आ गए वो किन्होंने लाए। बहुत बड़ा संघर्ष हमें कम्युनिज्म विचारधारा से करना पड़ा। मानवेंद्र रॉय जैसा आ गए, रेडिकल ह्यूमनिज्म जिन्होंने लगा, कम्युनिज्म यहाँ लाया। उसी समय हिंदी राष्ट्रवाद महात्मा गांधी ने लाया, खिलाफत आंदोलन में उन्होंने कुछ किया। उसी समय सावरकर ने, मैंने अभी बताया, वो किया। उसी समय 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर आम्बेडकर ने शुरू कर दी। 1 को डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अभी वो विचारधारा आज तक लाया। तो आपके ध्यान में आता है कि जब संघ पर बयान आया था 1948 में, अब आप जानते हैं, तो उस समय जो पत्र व्यवहार गवर्नमेंट के साथ हुआ है उसमें पूजनीय गुरु जी ने 2 बातों का जिक्र किया है। उन्होंने ऐसा बताया है कि आपको संघ पर जो बयान है वो हटाना ही होगा, आप कुछ भी इसमें सिद्ध नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं, तो आपको हटाना ही होगा। लेकिन आप नहीं हटाते तो जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी कम्युनिज्म का भक्ष्य बनेगी और आगे चलकर इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपको ये हटाना होगा। गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे लोगों ने क्या किया, विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। 1949 की विद्यार्थी परिषद की स्थापना की, वही कालखंड है। उसी समय, उसके पहले अभी मैंने मानवेंद्र राय का नाम लिया ना, रेडिकल ह्यूमनिज्म उन्होंने रखा था। इस रेडिकल ह्यूमनिज्म का
एक उत्तर विद्यार्थी संगठन शुरू हुआ, उनका जो प्रभाव विद्यार्थियों में तो वो कम करना था। दूसरा विद्यार्थी और कर्मचारी कामगार गिरने का हुआ। अब जो कामगार ये जो सब है वो सब कम्युनिज्म के पूरे आवाका में है। तो अभी उनमें से देश को निकालना है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो भी फिर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि वो संगठन इस नाते नहीं। तो एक तो विद्यार्थी जो गुरुजी ने वो लिखा था, तो इसका एक सोल्यूशन ये करके दिया। दूसरा मैंने अभी बताया कि मजदूर है, तो मजदूर क्षेत्र में आ गए। तीसरा रेडिकल ह्यूमैनिज्म का जो उत्तर है वो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म ने दिया, और उसमें भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का इंटरप्रिटेशन वगैरह है। आधुनिक कालखंड में जो एक वैचारिक लड़ाई है, उस वैचारिक लड़ाई की जो शिला है संघ विचार में जो है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने का काम हर बार माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। ये थोड़ा सा आपने बताया, मैंने आप कुछ पूछेंगे तो और कुछ बताएंगे, कुछ बातें मैंने आपको बताया। ऐसे व्यक्तिगत रूप से और ये संगठन खड़ा करते समय संगठन कैसे करना, कार्यकर्ताओं को से कैसे रखना, ऐसा कुछ व्यक्तिगत बातचीत आपकी आई हो? उनका एक इसमें ऐसा कहना था कि संगठन यानी क्या होता है। संगठन कोई एक शब्द नहीं है, संगठन एक व्यवहार है। तो संगठन में काम करने वाले हर एक कार्यकर्ताओं के साथ अपना संपर्क चाहिए, उनकी सब जानकारी चाहिए। हम उनके घर जाना चाहिए, घर परिवार देखना चाहिए, उनमें उनका स्थान क्या रहता है, उनको क्या करना पड़ता है। कब कब हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कार्यकर्ताओं की से, लेकिन उनके घर की स्थिति हमें मालूम नहीं रहती। तो एकाध कोई बात बताने समय मैं ये बताता हूँ कार्यकर्ता को, कर सकता है कि नहीं, उनकी शक्यता है कि नहीं, वो कैसे आपको समझेंगे। यदि कार्यकर्ताओं के साथ आपका संपर्क रहेगा तो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सीख उन्होंने हमें दी है, और मैंने जीवन में उसका शब्दशः पालन किया है। हर एक कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखना। अभी मैंने देखा है ना, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ घंटों तक बोलते थे, घूमने के लिए चलो बोलते थे, एक एक घंटा घूमते थे, और केवल सामाजिक विषय। अब मैंने जैसा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया, एक उन्होंने मुझे काम दिया था, मैंने किया, तो वो उसके बारे में भी बहुत बताते थे कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कहाँ है। हर जगह मिला। बाद में हमने भवानी शाखा जो कराड़ के है, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर आए थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन निकाला, वहाँ के गैजेट में वो मिला। वहाँ के एक एमपी थे, उस एमपी ने, उस समय के एमपी ने एक किताब लिखा है, उसमें वो सब आया है। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया, हर जगह निकल गया। इसका कारण दत्तोपंत ठेंगड़ी ने दी हुई दृष्टि है, कार्यकर्ता इस नाते कि तो हर एक कोई करेगा ऐसा नहीं, लेकिन जिसको काम करना है, स्टडी करना है, अभ्यास करना है, उसका आधार क्या होना चाहिए। तो कार्यकर्ता संगठन बढ़ाने का आधार किताब नहीं है, कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता से जुड़ो, किताबें पढ़ो, वो तो उसका उपयोग हो जाएगा। कार्यकर्ता के बारे में उनका जो किताब है, आप जानते हैं कितना बहुमूल्य, आप जानते हैं। तो वो उन्होंने हमसे करके लिया है। ये कार्यक्रम करना है, बैठो, कैसा करेंगे, कौन कौन आने वाले हैं, उसकी योजना क्या है, उसका क्या क्या विचार आपने किया है। इस तरह का वो सोचने को बाध्य करते थे कि ये तो हम नहीं करते थे पहले, तो अरे बाबा ये करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए। तो ये हमारी जो डेवलपमेंट है ना, विकास जो है कार्यकर्ता इस नाते, उसमें भी दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे अनेक महानुभावों का उसमें आधार है, हमारा सब प्रेरणा है हमारे। लेकिन दत्तोपंत जी का ये वैचारिक जगत में और व्यावहारिक जगत में दोनों का समन्वय करने का एक अलौकिक क्षमता थी उनकी, विचार और व्यवहार। तो व्यवहार करने को वो हमारे लिए बहुत बातें बताते थे। कोई एक भाषण करते हैं, भाषण में कोई शब्द इधर उधर होता है, तो उस भाषण के बारे में भी वो चर्चा करते थे, या ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो ये आदत भी हमें लगी। मैंने भी एक बार हमारे संघ के
अखिल भारतीय अधिकारी आए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने भाषण किया तो मैंने प्रांत प्रचारक को बताया कि एक बात तो उन्होंने ठीक नहीं बताई है, वो तो इतने बड़े अधिकारी है, कैसा करेंगे, ये तो आगे नहीं जानी चाहिए बात। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप उनसे बोलो, मैं बोलता हूँ। तो जब वो उनके साथ बोले तो उन्होंने कहा क्या क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कोई पता है, कोई बात है। अगले बार जब आए अपना भाषण हुआ तो मुझे उन्होंने बताया आज कोई गलती नहीं ना मेरे भाषण में। ये आदत हमें किसने लगाई है कि हम जो बोलेंगे उसका जो नुकसान होगा तो संघ का होगा, हमारा होगा चलता है। जब हमारे पास कोई दायित्व है तो जब एक भी शब्द हम बोलते हैं तो वो शब्द के बारे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संघ पर आती है। यदि वो उठाना है तो आपको तैयार रहना चाहिए हर एक बात। तो ये उन्होंने कार्यकर्ता से बहुत बार बोला है, चर्चा भी किया है, और हम उनके ओरिजिन देखते थे, इसलिए हर बात उसका अनुकरण भी करते थे। उसके भाषण जैसा था अनुकरण कोई नहीं कर सकता था, उनकी एक ओरिजिनलिटी थी जो हमें ध्यान में आ गई। हमें जब बोलते थे, उन्होंने किताब जो लिखी है उसमें महाराष्ट्र में उनका एक बहुत बड़ा भाषण हुआ है, एक यूनिवर्सिटी में, औरंगाबाद में वो हुआ है। वो यदि आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि इस सामाजिक विषय में, दलित विषय में या इस तरह के विषय में जितने आज तक उसके अभ्यासक हुए हैं उस सबका उल्लेख उसमें है। ये अलौकिक भाव है, एक संघ के प्रचारक है। संघ के जीवन में हम देखते हैं कैसा विचार करते हैं, लेकिन जब ऐसा विषय सामने आता है तो इतना डीप तक जाना, और उसके बारे में हमारे साथ उन्होंने चर्चा की है कि ये भाषण में करने जा रहा हूँ, अभी करना है। वो तो हमारा तो रेफरेंस ग्रंथ ही हो गया सामाजिक विषय के बारे में। तो ये उनकी एक सोच थी, वो हमें हाथ पकड़ कर वो बताते थे, या ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उसको यदि कोई ठीक नहीं लगता तो बताते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कोई संघ के लिए ठीक नहीं। तो हमें भी वही आदत लगी कि कोई भी भाषण भी कर, आज भी मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो मेरे मन में यह आता था इसका संघ के लिए तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, संघ का लिए कोई अड़चन तो नहीं होगी, ये मन में आता है। इसका एक कारण यह है कि उन्होंने बैठकर हमें सिखाया है कि ऐसा करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बहुत बातें हैं। कुछ बातें तो जब ऐसे आदमी आते हैं ना तो हम बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस भी करना कठिन होता है। बहुत बातें एक साथ ऐसे आती हैं। तो ये जो बातें मुझे ध्यान में आ गई आपको पता है। अरुण शौरी का जो किताब आया उसके बाद वो बहुत नाराज हुए थे, तो आपसे कुछ शेयर किया? हाँ किया उन्होंने। तो वो जो उनका जो किताब है ना वो भी इसका एक कारण है ना। अरुण शौरी जब वो लिखा तब मैं उनसे मिला था, क्योंकि हमने उनका विरोध किया, इमीडिएट किया। समरसता मंच की ओर से उनका हमने पत्र निकाल कर विरोध किया। लेकिन आगे इसका क्या होगा, हम हमारे घर पर हैं, वो तो इंटरनेशनल ऐसा मैक्सेस वगैरह में होड़ में रहने वाले लोग हैं, तो कैसा होगा। मैं उनको मिला था तो वो बहुत नाराज हुए थे कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक तो गलत समझा, बाबा साहब तो गलत समझा उन्होंने। यदि ठीक ढंग से समझते तो इस तरह का विधान वो नहीं करते, ऐसा उन्होंने बताया। और हमारे जो हम बाबा साहब के बारे में लिख रहे थे, हमने बहुत किताबें, हमारे डॉक्टर अशोक मोडक ने किताब लिखा है, प्राध्यापक श्याम आत्रे ने कुछ लेखमाला लिखी थी, मैंने उनका पुस्तक करने के लिए उनको बाध्य किया था। हमने समरसता मंच ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर एक किताब, अनेक कार्यकर्ताओं का एक 3-4 दिन का एक सम्मेलन का एक परिसंवाद लेके किया है। ये लिखते रहे हैं और उसका संदर्भ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की किताबों का आधार रहता था। कोई क्या हुआ कि अंतिम बार भेंट आपकी कब हुई? हर बार क्या होता था, अखिल भारतीय जो बैठक होती थी, एक तो प्रतिनिधि सभा और एग्जीक्यूटिव जो होती थी उसमें वो रहते ही थे। इसके अलावा भी बहुत बार उनसे मिलना होता था।
तो करीबन मैं 32 बरस एग्जीक्यूटिव में था अखिल भारतीय। तो इतने बरस तो उनके साथ बरस में 2-2 बार तो मुलाकातें हुई है, चर्चा हुई है। मैं बहुत बार सामने से उनको देखता था, कभी भी समय मिलता था उनकी मुद्रा देखता था, उनके शहर के भाव देखता था। लेकिन अंतिम जो उनका मिलन हुआ वो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका प्रकाशन होना था। उसके बारे में मेरे साथ कोई चर्चा भी पहले हुई थी और पुस्तक लिखने के बाद भी वो मेरे साथ कोई चर्चा करना चाहते थे। तो हमारी एक बैठक थी पुणे में, उस बैठक के लिए हम आए थे। उस बैठक में चर्चा करते समय माननीय दत्तोपंत जी को हम जो कर रहे हैं वो भी सब बताना है, उनको हम जाकर मिलना चाहिए। और दूसरी बात, वो आए पुणे में तो उनका भी कुछ कहना है, वो भी सुनना चाहिए। तो हमने फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने हमें दूसरे दिन की समय दिया उन्होंने कि इतने बजे आप आ जाइए मिलने के लिए। हमें भी बहुत खुशी हो गई। लेकिन दूसरे दिन जाने के पहले ही उनका देहावसान हो गया। और जब एक अधिकारी को मैंने फ़ोन किया, दत्तोपंत ने बुलाया है तो मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बात नहीं समझी। क्या? दत्तोपंत नहीं रहे। तो इतना बहुत बड़ा झटका। तो दर्शन है, अंतिम दर्शन हो गया। अंत यात्रा में मैं था, में उनके साथ वो कंधा भी देने का प्रयास मैंने किया था। तो अंतिम दर्शन ही हुआ। इसके पहले जो एक मुलाकात तय हुई थी नहीं हुई, वो मुलाकात नहीं हुई, केवल बोलना हुआ था अंतिम। ये इतने। अभी समरसता मंच में सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम अगर आप बता सकते हो। समरसता मंच में अभी पूरे देश में हर एक प्रांत में उसकी टोली बनी है। हर एक राज्य में, यानी प्रांत, हमारा प्रांत रचना है, कभी कभी कुछ राज्य में होते हैं। तो हर जगह उसके प्रमुख कार्यकर्ता भी है, इंटेलेक्चुअल्स है। महाराष्ट्र में रमेश पतंग है, रमेश महाजन है, प्राध्यापक अत्रे है, सुवर्ण रावल है। बहुत बड़े कार्यकर्ता इसके बारे में चिंतन करने वाले, विषय रखने वाले, आगे ले जाने वाले। हमारे अभी जो अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख है हमारे अनिरुद्ध देशपांडे, वो भी समरसता मंच के हर एक कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा सहभाग रहता था। वो प्रवक्ता जैसे हर जगह समरसता विषय रखने के लिए जो टीम जाते हैं उसमें बहुत है। हमारे सुखदेव नवले, नाना नवले उनको कहते हैं, वो इसमें थे। बाद में अभी नए ऐसे भीमराव गस्ती थे, वो आए थे हमारे साथ। अभी हमारे श्यामा घोड़से करके एक पुणे में एक विभाग प्रमुख है, वो समरसता साहित्य परिषद की अध्यक्षा थी। अभी बदल गए उसके। ऐसे बहुत साहित्य की ओर से विचार करने वाले 5-50 लोग, तात्विक विषय के बारे में चर्चा करने वाले को एक बहुत बड़े लोग, जैसे डॉक्टर अशोक मोड़क का मैंने शुरू में नाम लिया, ऐसे बहुत बड़े लोग। और संगठन में काम करने वाले भी जो है समरसता मंच का, अभी तो गतिविधि में उसका रूपांतर हो गया, तो एक संगठनात्मक ढांचा भी आ गया। तो उसमें एक नई पीढ़ी, एक नई जनरेशन उसमें भी आ गई है। ऐसा देश में मैं जब 2-3 बरस पहले मैंने छोड़ा, जब 4 महीने मैं कमीशन का चेयरमैन हो गया, उसके पहले मैंने समरसता के लिए अपने योजना से पूरे देश में 6 बार प्रवास किया और हर एक प्रांत की टोली बनाई थी। और उसके अखिल भारतीय बैठकें भी 2-4 हुई थी। एक अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग हुआ था, उसमें सुदर्शन जी थे। उस अभ्यास वर्ग में मोहन जी भागवत थे और दत्तोपंत ठेंगड़े थे। उसमें अशोक जी सिंगल थे। हर क्षेत्र के जो प्रमुख हैं वो सब उनमें थे।
उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ? वो उसका किताब है उसका छोटा, तो संघ की ओर से ही प्रकाशित हुआ है, तो वो भी है उसमें। तो दामोदर दाते जो हमारे प्रांत सह प्रचार थे अभी गुजर गए, लेकिन वो हमारे नींव के पत्थर में एक है। और जो वो संघ के सब प्रांत प्रचारक थे, तो संघ के ओर से अधिकृत थे वो। मैं सब प्रांत कार्य होता शुरू में, बाद में प्रांत कार्य होता। तो संघ के 2 अधिकारी को लिए ये विषय दिया, तो हर गांव तक वो, हर तहसील तक महाराष्ट्र में हम पहुंचा सके। और उसका जो एक बैठक में हमारे शेषाद्रि जी ने उसका उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे काम चल रहा है, उसके बारे में दामोदर दाते आपका कुछ निवेदन करेंगे इस समरसता मंच में क्या क्या होता है। तो अखिल भारतीय बैठक में उनका हुआ था, उसमें उन्होंने मेरा नाम लिया था, पतंगे का नाम लिया था। तो ये कर रहे हैं, तो अभी हमारे कोई आवश्यकता नहीं, इतने कार्यकर्ता हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से काम करने वाले, लिखने वाले, वैचारिक दृष्टि आगे लेने वाले, व्यावहारिक दृष्टि आगे लेने वाले, ये बहुत कार्यकर्ता है। आज समरसता मंच की बहुत बड़ी टोली है, अखिल भारतीय टोली है। अखिल भारतीय टोली में था तो अभी धीरे धीरे वो अखिल भारतीय गतिविधि हो गई। इसकी एक बैठक पूजनीय सर संघचालक ने ली, और जिन्होंने काम किया पहले से ऐसे 5 लोगों का सत्कार उन्होंने किया। यही हमारे रेशिम बाग में एक मेरा, रमेश पतंगे जी का, अत्रे जी का, गिरीश प्रभुने का और रविंद्र गोले का, इन लोगों का जो शुरू में इस विषय में थे, वो आज भी सब सक्रिय है, उसमें काम करने वाले आप अपने क्षेत्र में करते हैं लोग। तो ऐसे बहुत कार्यकर्ता का नाम मैं बता सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।